सभी को नमस्कार। ज्योग्राफी के इस नवीन सत्र में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर प्रकाश, सहायक आचार्य भूगोल। अब तक हम राजस्थान के भूगोल में राजस्थान का भौतिक प्रदेश, राजस्थान की स्थिति, जलवायु आदि के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का अफवाह तंत्र, राजस्थान की अफवाह प्रणाली या यहाँ की नदियाँ और झीलें। झीलों को अलग से पढ़ेंगे, यहाँ सिर्फ नदियों के बारे में बात करेंगे। अफवाह तंत्र क्या होता है ये इसमें हम देखेंगे कि अफवाह तंत्र एक नदी के द्वारा लाया गया अपने बहाव क्षेत्र से जल और या सहायक नदियों का जो एक सिस्टम या तंत्र बनता है, एक जाल बनता है, उसको अफवाह तंत्र कहा जाता है। मानव सभ्यताओं के विकास में प्राचीन समय से लेकर ही नदियों का एक विशेष महत्व रहा है, क्योंकि मानव और जीव जगत के लिए जल बहुत महत्वपूर्ण है। जितना भोजन और वायु है उतना ही जल है। विश्व की ज़्यादातर जो सभ्यताएं वो नदियों के किनारे ही पनपी हैं और आज भी नदियों के किनारे अधिक शहर पाए जाते हैं, जिसका मुख्य कारण है जल की पर्याप्त उपलब्धता एवं वहाँ नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से भूमि का अधिक उपजाऊ होना। इसके अलावा नदियाँ परिवहन के साधन के रूप में भी प्रयुक्त होती रही है, जिससे विभिन्न संस्कृतियों का आदान प्रदान भी संभव हुआ है। राजस्थान के आर्थिक विकास में राजस्थान के आर्थिक विकास में जो परिवर्तन आया है उसमें नदियों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। धार्मिक स्वरूप में, भावनात्मक एकता में आदि के जो प्रगति और विकास में नदियों के विशेष महत्व से अलग तरह का एक योगदान होता है। विशेषकर अरावली के पूर्वी क्षेत्र में यहाँ की जीवन, संस्कृति और सभ्यता मानव की आर्थिक विकास और सांस्कृतिक क्रियाकलापों को प्रभावित करती रही और यहाँ की सभ्यता का पालना रही है। प्रदेश के विभिन्न नदी घाटियों में पुरापाषाण काल से लेकर ही कांस्ययुगीन, ताम्रयुगीन और बाद में जो सभ्यताएं पनपी और पल्वित हुई और यही काल की ग्रास में समा गई। महाजनपाद जो काल रहा उसमें जनपद, मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर भी यहीं स्थित है। प्राचीन वैदिक सरस्वती नदी के किनारे सिंधु सभ्यता पनपी, जिसकी वर्तमान अवशेष कालीबंगा, हनुमानगढ़ में पाए गए हैं। सरस्वती नदी अब विलुप्त हो चुकी है, परंतु इसके प्रवाह के ठोस प्रमाण हमें इसके प्रवाह क्षेत्र में पाए जाने वाले जो पूरा अफवाह तंत्र है, ढके हुए अफवाह हैं या सैटेलाइट तस्वीरों से भूगर्भ में दबे हुए प्रवाह तंत्र के रूप में दिखाई देते हैं। वेड़च और बनास नदियों के किनारे आर्य सभ्यता, कोठारी नदी के सहारे बागौर में मध्यपाषाण कालीन संस्कृति, गणेश्वर नीम का थाना में कांतली नदी के किनारे ताम्रयुगीन सभ्यता। इस प्रकार नदियाँ मानव की सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। वैसे ही राजस्थान की जलवायु शुष्क है, अतः एक शुष्क प्रदेश के आर्थिक विकास के लिए नदियों का महत्व और भी बढ़ जाता है। बल्कि इनके महत्व को नकारा भी नहीं जा सकता। हमारे प्रदेश में नदियों से न केवल पेयजल व सिंचाई की पूर्ति होती है, बल्कि इनसे जल विद्युत का उत्पादन भी किया जा रहा है, जो प्रदेश के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। राज्य की आर्थिक प्रगति, धार्मिक स्वरूप और भावनात्मक एकता की दृष्टि से नदियों का विशेष स्थान है। नदियों के किनारे पर बसे हुए शहर जैसे चंबल है, चंबल के किनारे पर कोटा, रावतभटा, केशवराय पाटन, जवाई नदी पर सुमेरपुर पाली, बिड़ज नदी पर चित्तौड़गढ़, खारी नदी पर आसिंद, गुलाबपुरा विजयनगर, बांडी पर पाली, काली सिंध पर झालावाड़,
पश्चिमी बनास पर डीसा, लूनी नदी पर बालोतरा स्थित है, साबरमती पर गांधीनगर, चंद्रभागा पर जालरापाटन, बनास पर नाथद्वारा, जवाई पर झालोर और घग्गर पर अनूपगढ़ और हनुमानगढ़। ऐसे बहुत सारे शहर नदियों के किनारे बसे हुए हैं। राजस्थान की अधिकांश नदियां बरसाती नदियां हैं, क्योंकि यहाँ वर्षा आधारित ही जल का प्रवाह होता है। राजस्थान की ज़्यादातर नदियां बरसाती नदियां हैं। लूनी, बनास, चंबल, माही, बाणगंगा, कोठारी, बेड़च आदि प्रदेश की मुख्य नदियां हैं। इन सभी मुख्य नदियों को अलग अलग विवरण भी हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी इस वीडियो में हम इनका इंटीग्रेटेड अध्ययन करेंगे, समग्र अध्ययन करेंगे। यहाँ सदाबहानी नदियाँ बहुत कम है जो वर्ष भर बहने वाला पानी उपलब्ध कराती हो। केवल चंबल और माही वर्ष भर प्रवाहित होने वाली नदियाँ मानी जाती है, परंतु राजस्थान में जो नदियाँ बहती है उसमें सिर्फ चंबल को ही सदाबहानी नदी माना जाता है। और इसको राजस्थान का जो अफवाह तंत्र है उसको विभाजन करने में अरावली पर्वत श्रृंखला का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो अरावली पर्वत श्रृंखला है जो भारत के महान जल विभाजक कहलाता है, क्योंकि ये इसको दो पार्टों में डिवाइड कर देती है। प्रदेश की जो अफवाह प्रणाली है उसको दो भागों में विभाजित कर देती। एक बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, दूसरा अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। ठीक है, तो यहाँ बंगाल की खाड़ी में जब ये जल ले जाने वाली जो नदियाँ हैं उनका नाम है चंबल, वनास, काली सिंध, पार्वती, बाणगंगा, खारी, बेड़च और गंभीर। ये नदियाँ, इन नदियों का हम अलग से विवरण करेंगे। इनमें से कुछ नदियों का उद्गम अरावली का पूर्वी ढाल और कुछ का मध्य प्रदेश का विंध्याचल पर्वत है। ये सारी नदियाँ अपना जल यमुना नदी के माध्यम से बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। इनमें चंबल के अलावा जो अन्य नदियाँ हैं उनका जो स्रोत है वो वर्षा पर आधारित है और सदाबहानी नहीं है। वर्षा ऋतु में वर्षा होने पर इनमें पर्याप्त मात्रा में जल बहता है। कई बार तो भयंकर बाढ़ भी आ जाती है। वर्षा ऋतु की समाप्ति के बाद धीरे धीरे इनमें जल का प्रवाह सूख भी जाता है। इनमें चंबल मात्र एक बारहमासी सदाबहानी नदी है जिसमें वर्ष भर जल प्रवाहित होता रहता है। इसलिए इसे हर जगह बांध बनाकर न केवल जल का उपयोग किया जाता है बल्कि विद्युत उत्पादन भी किया जाता है। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ माही, सोम, जाखम, साबरमती, पश्चिमी बनास, लूनी आदि हैं। पश्चिमी बनास और लूनी कच्छ के रण में जाकर विलुप्त होती है। इनमें से अधिकांश नदियाँ अरावली के पश्चिमी भाग में प्रवाहित होती है, जो कि एक वृष्टि छाया प्रदेश है, वहाँ वर्षा कम होती है। इस प्रदेश में वर्षा की मात्रा कम होने के कारण इन नदियों में पानी की बहुत कम अवधि के लिए प्रवाहित होता है। साथ ही मरुस्थल में होकर बहने के कारण ये कालांतर में अपना रास्ता भी परिवर्तित कर लेती है। अरब सागर में जल ले जाने वाली नदियों में केवल माही नदी ही बारहमासी है, जिसमें वर्ष में कमोबेश अल्प मात्रा में जल विद्यमान रहता है। इसके अतिरिक्त कुछ छोटी नदियां हैं जो कुछ दूरी तक प्रभावित होती है और राज्य में अपने प्रवाह क्षेत्र में ही विलुप्त हो जाती है। उसको आंतरिक जल प्रवाह कहा जाता है। उसका भी हम अलग से विवरण करेंगे। आने वाली वीडियो में हम अलग से इन नदियों का विवरण देखेंगे। तब तक आप एक मानचित्र बनाकर अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, आंतरिक प्रवाह क्षेत्र और बंगाल खाड़ी में गिरने वाली नदियों का एक मानचित्र बनाकर मुझे व्हाट्सएप पर भेज दें।